Good morning. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is HIV and tuberculosis, TB prevention strategies, and speaker Ms. Ram Mangoli. Ms. Ram is working as a staff nurse at ART Center PJ Chandigarh since 2014. She has completed her GNM from Christian Medical College, Ludhiana. She has worked as a staff nurse in Rotary Blood Bank Sector 37 from 2018 to 14. Now I request Ms. Ram to start the session. Thank you. Thank you, Sonia. Myself, Ram Mangoli, working as a staff nurse in the PGIART Center. Today my session topic is HIV and tuberculosis TB prevention strategies. आइसोनाइज्ड प्रिवेंटिव थेरेपी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो HIV के मरीजों में जो आइसोनाइज्ड प्रिवेंटिव थेरेपी है वो टीबी की रोकथाम में कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेशन ऑब्जेक्टिव। बाय द एंड ऑफ द सेशन ट्रेनीज विल बी एबल टू डिस्कस टीबी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इन नेशनल प्रोग्राम, आइसोनाइज्ड प्रिवेंटिव थेरेपी रैशनल एंड गाइडलाइंस, ICF, IPT cascade, value of ART and IPT preventing occurrence of TB, IPT initiation, contraindication of IPT and IPT operational guidance. तो हम बात करते हैं जो अंडर द नेशनल प्रोग्राम टीबी प्रिवेंशन जो रणनीतियां वो कौन सी हैं। आईपीटी पर तर्क संगत और दिशा निर्देश पे बात करेंगे, आईसीएफ और आईपीटी कैस्केड के ऊपर बात करेंगे, और आईपीटी और आईसीएफ और आईपीटी कैस्केड एक रोगिक ग्राफ जो वो बनाया जाता है जिसे कैस्केड बोला जाता है, जिससे पता चलता है कि कितने पेशेंट हमने टेस्टिंग के लिए भेजे और कितनों को आईपीटी जो है वो शुरू की। तो वैल्यू ऑफ एआरटी की बात करें तो हमने देखना है कि जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है और जो आईपीटी है वो टीबी रोकथाम में कैसे काम करती है। तो आईपीटी इनिशिएशन की बात करते हैं तो आईपीटी जो है वो शुरू कैसे करनी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईपीटी, कौन सी स्थितियों में आईपीटी जो है वो नहीं दी जा सकती। एंड द लास्ट इज आईपीटी ऑपरेशनल गाइडलाइंस। फोर मेन टीबी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इन PLHIV। तो HIV के मरीजों में चार मुख्य टीबी नियंत्रण रणनीतियां कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग विद हाई क्वालिटी ATT टू कट टीबी ट्रांसमिशन। तो इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग इज वन ऑफ द important measure to strengthen TB infection control practices at the ART center because TB is the most common opportunistic infection among PLHIV। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है जिससे सभी ART सेंटर में टीबी रोग जैसे इन्फेक्शन की रोकथाम इन चार लक्षणों के बारे में पूछने के द्वारा की जाती है। अडल्ट्स में हम देखते हैं कि जो 4 सिम्टम जिनके बारे में स्क्रीनिंग की जाती है वो है फीवर, कफ, वेट लॉस और नाइट स्वेट। और जो बच्चे हैं उनमें हम देखते हैं पुअर वेट गेन, फीवर, कफ और एनी कॉन्टेक्ट ऑफ टीबी केस। तो जिन मरीजों में इन लक्षणों में से एक भी लक्षण पाया जाता है और उन लक्षणों के अनुसार उनकी जो है टीबी रोग के लिए जांच करवाई जाती है और जिससे नए टीबी केसेस का पता लगाया जाता है और टीबी जैसे रोग का इलाज किया जाता है। जो मरीज इन चार लक्षणों के लिए नेगेटिव पाए जाते हैं उनकी ART मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा आईपीटी जो है शुरू कर दी जाती है, बट आफ्टर द आईपीटी असेसमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट एक्टिव टीबी बिफोर आईपीटी इनिशिएशन। Isoniazid preventive therapy rationale and guidelines. Who should be offered IPT? तो कौन से जो पेशेंट हैं जिनको हम आईपीटी जो है दे सकते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैम थोड़ी दिक्कत आ रही है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करने दिया स्लाइड पूरा। Adult and adolescents living with HIV should be screened for TB with a clinical algorithm, and those who do not
report any one of the symptom of current cough, fever, weight loss or night sweats or are unlikely to have active TB or should be offered IPT. तो जो adult and adolescents हैं उनमें अगर ये current cough, fever, weight loss और night sweat जैसे जो लक्षण है वो नहीं पाए जाते, उनको जो IPT है दे सकते हैं, जो 4S नेगेटिव काउंट होंगे। और बच्चों में हम देखते हैं कि जो 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, अगर उनमें पुअर वेट गेन, फीवर, करंट कफ और एनी कॉन्टेक्ट ऑफ टीबी केस की हिस्ट्री नहीं पाई जाती तो उनको जो आईपीटी है वो दे सकते हैं। और बच्चों में हम बात करें तो जो बच्चे 12 महीने से कम के हैं, कम एज के हैं, उनमें जो आईपीटी है, जो 12 महीने से कम एज के बच्चे हैं, अगर उनके घर में वो कोई स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं या कोई उनके घर में कोई स्मीयर पॉजिटिव पर्सन है या कोई फैमिली मेंबर है, उनके साथ में अगर बच्चा रह रहा है तो बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, HIV पॉजिटिव है, तो बच्चों में जो टीबी होने का जो खतरा है वो ज्यादा बना रहता है। तो इसलिए बच्चे को पहले हमने उसकी टीबी स्क्रीनिंग करवानी है, इन्वेस्टिगेशंस करानी है, और जब श्योर हो जाएगा कि बच्चे को जो एक्टिव टीबी डिजीज नहीं है, उसके बाद ही उसको जो आईपीटी है वो देनी है। कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट 4S नेगेटिव है और वो एलिजिबल है आईपीटी के लिए, पर जो हमारे डॉक्टर हैं उनको लगता है कि पेशेंट क्लिनिकली उनको लग रहा है कि इसकी आईपीटी अभी हमें शुरू नहीं करनी चाहिए, तो वो कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं टू रूलिंग आउट एक्टिव टीबी, जैसे कि चेस्ट एक्सरे और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, बट दे आर नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट स्लाइड। Patient flow for initial TB screening for IPT initiation at ART centers। तो इसमें हम बात करते हैं जो सभी पेशेंट, चाहे वो अडल्ट हैं चाहे बच्चे हैं, सभी हर विजिट पर जब भी ART सेंटर में आते हैं तो उनकी जो 4S सिम्टम्स पे स्क्रीनिंग की जाती है, और केयर कोऑर्डिनेटर, काउंसलर और स्टाफ नर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है 4S स्क्रीनिंग में। अडल्ट्स में हम देखते हैं कि करंट का फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स जैसे जो लक्षणों पर स्क्रीनिंग की जाती है, और बच्चे जो कि 12 महीने से कम उम्र के हैं, ज्यादा एज के हैं, 12 महीने से ज्यादा एज के हैं, उनमें हमने करंट का फीवर, पुअर वेट गेन और एनी कॉन्टेक्ट ऑफ टीबी केस की हिस्ट्री जो है वो लेनी है। तो जो पेशेंट जो 4S सिम्टम स्क्रीनिंग जब हम करते हैं, तो 4S सिम्टम स्क्रीनिंग जो ART सेंटर में है वो केयर कोऑर्डिनेटर के द्वारा शुरू की जाती है, क्योंकि केयर कोऑर्डिनेटर ही जो पहला जो पर्सन है जिसके कांटेक्ट में जो पेशेंट है वो आते हैं, और केयर कोऑर्डिनेटर ही जो पेशेंट की ग्रीन बुकलेट में है 4S नेगेटिव और 4S पॉजिटिव स्टेटस को एंटर करता है, और जो पेशेंट 4S नेगेटिव होते हैं केयर कोऑर्डिनेटर के द्वारा उन पेशेंट्स को काउंसलर के पास भेज दिया जाता है, रेगुलर फ्लो में उनको चेकअप कराने के लिए काउंसलर के पास भेज दिया जाता है, और हमारे जो काउंसलर हैं वो फिर से 4S नेगेटिव स्टेटस चेक करते हैं और उनको मेडिकल ऑफिसर के पास, जो ART मेडिकल ऑफिसर है, उनको वो IPT असेसमेंट के लिए उनके पास भेज दिया जाता है। तो हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो IPT असेसमेंट के लिए पेशेंट को चेक करते हैं कि पेशेंट IPT के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर पेशेंट एलिजिबल पाया जाता है IPT के लिए तो हमारे मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो पेशेंट को IPT कलेक्शन के लिए IPT शुरू कर देते हैं, और IPT कलेक्शन के लिए फार्मासिस्ट के पास जो है वो भेज देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो IPT के लिए एलिजिबल नहीं पाया जाता तो पेशेंट को IPT डेफर कर दी जाती है और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए करवाने के लिए जो भेज दिया जाता है, ताकि उसकी जो अगर उसको कोई एक्टिव टीबी है या कोई अदर इन्फेक्शन है उसको जो रूल आउट जो है वो किया जा सके।
तो जो पेशेंट 4S पॉजिटिव होते हैं उनको केयर कोऑर्डिनेटर के द्वारा स्टाफ फास्ट ट्रैक करके स्टाफ नर्स के पास भेज दिया जाता है, और स्टाफ नर्स क्या करती है, दोबारा से पेशेंट की 4S स्क्रीनिंग करती है, और पेशेंट का 4S पॉजिटिव स्टेटस जो है वो पेशेंट की ग्रीन बुक में एंटर करती है, और पेशेंट को मेडिकल ऑफिसर के पास भेज जाती है फॉर फर्दर वर्कअप फॉर टीबी। तो टीबी के फर्दर वर्कअप के लिए वो मेडिकल ऑफिसर के पास जो पेशेंट है उसको भेज देती है, और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा सीबीनेट और अदर रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं ताकि जो टीबी जो है वो डायग्नोज की जा सके। और स्टाफ नर्स क्या करती है, जो जितने भी पेशेंट टीबी डायग्नोज करने के लिए रेफर किए जाते हैं उनको HIV टीबी लाइन लिस्ट में एंटर करती है। तो HIV टीबी लाइन लिस्ट में एंटर करती है, और पेशेंट को जो फॉर्म वगैरह है जैसे FNAC कराना है, एक्सरे कराना है, CBNET कराना है, वो सारे फॉर्म जो है उनको देती है और उनको गाइड करती है कि टेस्टिंग कहाँ पे करानी है, कौन सी टेस्टिंग होनी है, और उनको फॉलो अप रखती है। तो जब रिपोर्टें आती हैं, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो हमारे मेडिकल ऑफिसर जो हैं पेशेंट को IPT जो है शुरू कर देते हैं। अगर रिपोर्टों में पेशेंट टीबी पॉजिटिव डायग्नोज हो जाता है तो उनकी जो ATT है उसको पेशेंट को जो है ATT पे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ IPT। तो कौन कौन सी स्थितियों में हम IPT जो है वो नहीं दे सकते। तो ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, अगर पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है तो हम सब जानते हैं कि उनको ATT शुरू करनी है। एक्टिव हेपेटाइटिस, अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस A, B, E और HCV पॉजिटिव है, पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा मात्रा में या उसके LFTs बड़े हुए हैं, तो उन पेशेंट्स को हमने जो IPT है वो नहीं देनी है, क्योंकि जो आइसोनाइजाइड है वो एक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है जिससे कि लिवर के टेस्ट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इससे बहुत जो INH है वो सीवियर हेपेटाइटिस इससे पैदा हो जाएगा, और जो पेशेंट का लीवर है वो खराब होने के चांसेस बन जाते हैं, और पेशेंट की जो है डेथ भी जो है वो हो सकती है। और साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रिफरल न्यूरोपैथी, अगर किसी पेशेंट को INH का एक साइड इफेक्ट है प्रिफरल न्यूरोपैथी, जिसमें पेशेंट को क्या होता है, हाथों पैरों में कीड़ियां चलती हैं, सुन्नपन रहता है, जलन होती है। तो ऐसे में क्या करना है, जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी ये सारे लक्षण जिनके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि INH से ये प्रिफरल न्यूरोपैथी एक साइड इफेक्ट है, तो जिन पेशेंट्स के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं उनको जो IPT है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनको जो IPT है नहीं देनी। तो पुअर एडेरेंस टू कॉट्रामेक्सोजोल प्रिवेंटिव थेरेपी CPT, जिसे कि हम सेप्ट्रॉन बोलते हैं। तो सेप्ट्रॉन जो है ये एक ऐसी थेरेपी है जो HIV के मरीज को बहुत सारी बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए दी जाती है। All PLHIV who have HIV related symptom including TB and those without symptom receive cotrimoxazole to prevent infection if they are not eligible to start ART। तो अगर पेशेंट CPT अच्छे से नहीं ले रहा तो उसको TB और अन्य इन्फेक्शन होने के जो खतरा है वो ज्यादा बना रहता है, क्योंकि उसका CD4 जो है कम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिन पेशेंट का CD4 350 से कम होता है उन्हीं को जो सेप्ट्रॉन की गोली है वो दी जाती है। तो अगर पेशेंट का CD4 कम है, वो सेप्ट्रॉन खा नहीं रहा और उसका जो CD4 और डाउन चला जाएगा, CD4 डाउन जाएगा तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसको पकड़ लेंगे। अगर किसी भी मरीज की CPT एडेरेंस ठीक नहीं है तो उसको पहले ठीक करना है, उसके बाद ही उसको IPT जो है देनी है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ IPT बाय गार्डियन, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को समझ ही नहीं आया, हम काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट को कि आपकी IPT शुरू करनी है, तो पेशेंट को पता ही नहीं है कि IPT की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों खानी है, किस लिए खानी है, इसके फायदे क्या हैं। या छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स को हम बता रहे हैं तो वो
उनको समझ नहीं आया। तो पहले हमने पेशेंट को इस चीज के लिए बार बार उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना है कि आईपीटी खानी क्यों है, क्यों इसके फायदे क्या हैं और किस लिए खानी है, उसके बाद ही आईपीटी जो है देनी है। अगर उनको अच्छे से समझ नहीं आई है तो जो आईपीटी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। तो कंटेक्ट ऑफ एमडीआर टीबी, तो अगर जो पेशेंट हैं वो एमडीआर टीबी के जो पेशेंट कोई मरीज है उसके साथ एक ही घर में रह रहा है तो उसको भी एमडीआर टीबी होने के चांसेस जो है ज्यादा है। द इन्फेक्टेड स्ट्रेन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ एमडीआर टीबी, सो आईपीटी डज नॉट हैव बेनिफिट। तो PLHIV who have completed drug resistant TB are not eligible for IPT। तो जिन पेशेंट्स को जिन्होंने ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जो ट्रीटमेंट लिया है, कंप्लीट किया है, उनको भी हमने आईपीटी जो है नहीं देनी। तो ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे कि INH है, पेशेंट INH के लिए रेजिस्टेंस था, तो मतलब INH हम उसको देंगे तो वो INH की जो गोली है उस पर वो काम जो है वो नहीं करेगी। तो इसलिए ये सभी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इन सब का ध्यान रखते हुए ही जो पेशेंट की आईपीटी है शुरू करनी है। अगर पेशेंट को ये सारे लक्षण पाए जाते हैं तो उनको आईपीटी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, नहीं देनी है। नेक्स्ट स्लाइड। How does isoniazid preventive therapy work? About 50% adults in the community have latent TB infection। तकरीबन जो कम्युनिटी के लोग हैं 50% जो लोग हैं उनके अंदर जो है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जो है पाया जाता है। तो लेटेंट टीबी क्या है? लेटेंट टीबी में क्या होता है कि जो पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया तो होता है टीबी का, बट वो मल्टीप्लाई जो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है वो एक्टिव नहीं होता और पेशेंट इज नॉट फील सिक और स्प्रेड टीबी टू अदर्स। तो आइसोनाइज़िड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरिसाइडल एंटी टीबी ड्रग अवेलेबल करंटली। तो आइसोनाइज़िड जो है एक बहुत ही इफेक्टिव जो है बैक्टीरिसाइडल एंटी टीबी ड्रग है जो सभी नोडल ART सेंटर्स में सभी जगह इजीली अवेलेबल है। आइसोनाइज़िड प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोग्रेशन ऑफ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन टू एक्टिव डिजीज तो आइसोनाइज़िड क्या करती है? आइसोनाइज़िड की जो थेरेपी है वो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन को एक्टिव टीबी में तब्दील होने से जो बचाव जो है वो करती है। It also prevent TB reinfection post exposure to an open case of TB during IPT. If the patient had already got TB infection in the past, अगर किसी पेशेंट को पास्ट में जो टीबी हुई है उसने ATT की जो मेडिसिन है जो एंटी ट्यूबरकल ट्रीटमेंट वो लिया है, अगेन वी विल गिव हिम IPT so that in case he or she is exposed to an open TB case, the chances of getting reinfections are less. Next slide. Reduction of TB risk with IPT, ART and combined ART and IPT. तो ये कुछ स्टडी हैं जिसमें पाया गया है कि आईपीटी अकेले देने से कितने प्रतिशत जो है टीबी रिडक्शन ऑफ टीबी रिस्क है वो कितना % है, एआरटी लोन कितना है, और एआरटी जो आईपीटी है जब वो एआरटी के साथ दी जाती है तो इसका जो टीबी का रिस्क है वो जो कितना कम हो जाता है। तो ये एक इस स्लाइड में एक स्टडी की गई है। तो स्टडी में हम देखेंगे कि ब्राजील में अकेला आईपीटी देने के साथ जो रिडक्शन ऑफ टीबी रिस्क है वो 68% है, और बिना आईपीटी के अकेला एआरटी देने के साथ जो रिडक्शन ऑफ टीबी रिस्क है वो 52% है। तो जब आईपीटी को एआरटी के साथ दिया जाता है तो हम देखते हैं कि ये 80% हो जाता है। तो इसी तरह हमने देखा ये एक साउथ अफ्रीका में भी एक स्टडी की गई कि जो आईपीटी अलोन है वो जो रिडक्शन ऑफ टीबी रिस्क है वो 13% है, और एआरटी लोन जो है वो 64% है। जब आईपीटी को एआरटी के साथ दिया गया तो जो टीबी का रिस्क
89% जो है वो पेशेंट्स के अंदर कम हो जाता है। तो बोस्टवाना की बात करते हैं, तो बोस्टवाना में हम देखते हैं कि आईपीटी अलोन जो है, जो टीबी का रिस्क है वो 65% है। जब सिर्फ अकेली एआरटी देते हैं तो ये 67% है, बट जब आईपीटी को एआरटी के साथ दिया जाता है तो ये 97% हो जाता है। तो तकरीबन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टीबी का रिस्क है, टीबी का रिस्क है जो कितने प्रतिशत कम हो जाता है, 100% के आसपास पहुंच जाता है। 97% जो पेशेंट है वो टीबी से, जो जब आईपीटी एआरटी के साथ दी जाती है तो बचा रह सकता है। तो एज पर द स्टडी, आईपीटी alone to the individual it has less efficacy around 20 to 60%, ART alone 50 to 60%. If combined, then efficacy increased to more than 80%. So as per the study, combined IPT plus ART are the best combination to prevent TB. Next slide. Concomitant use of IPT with ART. तो जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा है कि जो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ आईपीटी इन पीएलएचआईवी इन द एब्सेंस ऑफ एआरटी is limited because of ongoing progressive immunodeficiency. तो अगर जो आईपीटी है वो एचआईवी पेशेंट्स को बिना एआरटी के दी जाती है, तो जो आईपीटी जो कि टीबी के बचाव और रोकथाम में काम करती है उसका ज्यादा लंबे समय तक असर जो है वो नहीं बना रहेगा पेशेंट के अंदर, क्योंकि जो एचआईवी के पेशेंट है बिना एआरटी के उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती रहती है, CD4 कम होता रहता है और वायरल लोड की जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है। और टीबी के सिम्टम जो है वो पेशेंट के अंदर कुछ ही समय के बाद वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, वजन में कमी, नाइट स्वेट्स और दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडियासिस, निमोनिया, हर्पी जोस्टर, पीसीपी एक्सेट्रा। तो जब एआरटी को आईपीटी के साथ दिया जाता है, व्हेन द कंकॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ एआरटी एंड आईपीटी देयर इज ए लाइक्लीहुड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ tuberculosis specific immunity by ART and the beneficial effect of IPT might be prolonged. तो जब आईपीटी और एआरटी को कंबाइन करके दिया जाता है, एक साथ दिया जाता है, तो जो पेशेंट के अंदर है जो टीबी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाती है और पेशेंट जो है लंबे समय तक टीबी जैसे रोग से मुक्त रहता है। सो कंकैमिटेंट यूज ऑफ आईपीटी विद एआरटी विल हैव मोर बेनिफिट देन आईपीटी अलोन। नेक्स्ट स्लाइड। IPT and resistance. IPT does not promote isoniazid resistance when used to treat latent TB infection. तो IPT जब latent TB infection क्या है, छिपी हुई TB जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और latent जब IPT को latent TB infection को treat करने के लिए दिया जाता है तो isoniazid जो resistance है वो जो नहीं होता है. It is safe to treat in latent TB infection. In latent TB, Mycobacterium tuberculosis bacilli are fewer in number, is dividing slowly, and therefore the risk of selecting drug-resistant mutant is extremely low. तो इसमें क्या होता है, लेटेंट टीबी में जो माइकोबैक्टीरियम के बैसिलाइज हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं और ड्रग रेजिस्टेंस के कारण जो म्यूटेंट हैं वो कम पैदा होते हैं. तो in the study conducted by Van Helsema et al. In 2010 reflected prevalence of INH resistance among IPT exposed is similar to background population. तो ये एक स्टडी है जो कि 2010 में वैन हेल्जिमा में कंडक्ट की गई. तो इसमें क्या पाया गया, जो आईपीटी एक्सपोज के पेशेंट हैं उनमें आईएनएच रेजिस्टेंस के ऊपर ये एक स्टडी की गई है. तो इस स्टडी में देखा गया कि एचआईवी के जो पेशेंट हैं और जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें जो आईएनएच रेजिस्टेंट है जो वो इक्वल है, सिमिलर है, बराबर है. नेक्स्ट स्लाइड.
आईपीटी रेजिमन एंड प्लान। तो अब हम बात करेंगे आईपीटी रेजिमन और प्लान के बारे में। जो अडल्ट एंड एडोलोसेंट आइसोनाइज एट 300 mg प्लस पैरिडॉक्सिन 50 mg विटामिन B6 पर डे फॉर 6 मंथ। तो जो अडल्ट एंड एडोलोसेंट्स हैं उनको आइसोनाइजर्ड की जो टैबलेट है वो 300 mg और साथ में जो पैरिडॉक्सिन है जिसको कि हम विटामिन B6 भी बोलते हैं वो 50 mg 6 महीने के लिए रोज खाने के लिए वो जो बोलना है, और ये 6 महीने का कोर्स है। तो बच्चों में जो कि 12 महीने से ऊपर के हैं एज के हैं उनमें जो आइसोनाइजर्ड है वो 10 mg पर kg के हिसाब से 20 जो पैरिडॉक्सिन की जो टैबलेट है 25 mg 6 मंथ के लिए उनको खाने के लिए देना है। तो पैरिडॉक्सिन हम क्यों देते हैं साथ में? पैरिडॉक्सिन इसलिए दिया जाता है आइसोनाइजर्ड के साथ क्योंकि आइसोनाइजर्ड का जो एक साइड इफेक्ट है वो है प्रिफरल न्यूरोपैथी, जो कि मैंने पीछे भी अभी आपके साथ डिस्कस किया, और जिसमें क्या पेशेंट को हाथों पैरों में सुन पड़ना शुरू हो जाता है, झुंझुनाहट सी होने लगती है, कीड़ियां चलने लगती हैं और जलन होनी शुरू हो जाती है। और इसके प्रभाव को जो खत्म करने के लिए कि पेशेंट को ये सारी दिक्कतें ना आए आईएनएच, क्योंकि आईएनएच बहुत लंबे समय तक पेशेंट को खानी है, 6 महीने तक खानी है। तो इससे क्या होता है ये सारे जो प्रिफरल न्यूरोपैथी होने के जो लक्षण है पेशेंट के अंदर आ सकते हैं, तो साथ में पैरिडॉक्सिन इसीलिए दी जाती है। स्ट्रेटजी फॉर मंथली कलेक्शन ऑफ आइसोनाइजर्ड प्लस पैरिडॉक्सिन। ऑल एलिजिबल PLHIV ऑन ART all eligible PLHIV will receive monthly IPT from ART center। तो जितने भी एलिजिबल PLHIV हैं जिनको कि IPT शुरू की गई है उनको आईपीटी जो है देनी है। तो आईपीटी देने से पहले क्या इंश्योर करना है? इंश्योर दैट देयर इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ ए 6 month डोज फॉर ईच पेशेंट बिफोर इनिशिएशन। IPT dispensing responsibility lies with the pharmacist and other health personnel. If ARV drugs are dispensed for 2 months, then IPT should also dispense for 2 months. तो अगर पेशेंट को हमने IPT 2 months के लिए दी है तो ART ड्रग्स जो 2 मंथ्स के लिए दिए हैं, तो IPT ड्रग्स भी हमने पेशेंट को साथ में 2 मंथ्स के लिए ही देनी है। ऑल द पेशेंट एट LAC plus are being referred for linked into the nodal ART center during regular 6 monthly CD4 testing, or as and when the occurrence of any major OIs, such patient will be duly screened for TB symptoms at the ART center using 4 symptom complex screening tool. All the 4S negative patient eligible for IPT will be initiated for IPT by the senior medical officer. They will be linked out to the LAC or LAC plus only after completion of full course of IPT. तो सभी पेशेंट जो LAC सेंटर, लिंक ART सेंटर या लिंक ART सेंटर प्लस से हैं उन सबको नोडल ART सेंटर में लिंक किया जाता है फॉर रेगुलर 6 मंथ CD4 टेस्टिंग करवाने के लिए। अगर उनमें कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है तो उसको स्क्रीनिंग के द्वारा रूल आउट करने के लिए। और जो पेशेंट 4S नेगेटिव पाए जाते हैं उनको आईपीटी के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं, उनको मेडिकल ऑफिसर या सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आईपीटी जो है शुरू कर दी जाती है। और ये 6 महीने का कोर्स है, और जब 6 महीने का कोर्स पूरा होता है उसके बाद ही जो LAC और LAC प्लस के जो पेशेंट हमारे पास आए थे उनको तभी रेफर बैक करना है, उनको तभी वापस भेजना है जब उनका 6 महीने का आईपीटी का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले हमने उनको जो लिंक बैक है वो नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। आईपीटी पीडियाट्रिक डोजिंग चार्ट। तो अब हम बच्चों में देखते हैं कि जो आईपीटी है उनकी डोज क्या है, कौन से वेट पे कौन सी डोज हमने जो देनी है और टैबलेट कैसे देनी है। तो जो बच्चे हैं जो कि लेस देन 5 kg, जिनका वजन 5 किलो से कम है, उनको हाफ टैबलेट देनी है जो कि 50 mg की डोज जो है वो बनती है। और जो बच्चे 5 से 10 किलो के बीच में है, 10 किलो से कम के बीच में है, उनको एक टैबलेट देनी है जो कि 100 mg की टैबलेट बनती है। और जो
10 से 14 किलो से कम है, 10 से 14 किलो से कम है, उनको डे टैबलेट देनी है जो कि 150 mg डोज बनती है। और जो बच्चे 14 से 20 किलो से कम वजन के हैं उनको 2 टैबलेट्स देनी है जो कि 200 mg है। और जो 20 और 25 किलो से कम के वजन के हैं उनको 2.5 टैबलेट, 2.5 गोली देनी है जो कि 250 mg डोज है। और जो 25 किलो से ज्यादा वजन के हैं उनको 3 टैबलेट्स, और 3 टैबलेट्स यहाँ ये 1 अडल्ट जो टैबलेट है वो दे सकते हैं जो कि 300 mg है। नेक्स्ट स्लाइड। What to do when PLHIV eligible for initiation of ART and IPT at the same time? तो जब पेशेंट ART और IPT दोनों मेडिसिन के लिए एलिजिबल पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक थंब रूल के अकॉर्डिंग, एक आम रूल के मुताबिक जो जितने भी पेशेंट प्री आरटी पे हैं उनको पहले 3 महीने के लिए जो ART की जो ड्रग्स हैं वो खिलाई जाएंगी और उसके बाद ही उनको जो IPT है वो जो दी जाएगी। और 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही उनको IPT देनी है, IPT डिले कर सकते हैं हम। तो इससे क्या होगा कि आफ्टर दिस टाइम द प्रिवलेंस ऑफ सब क्लिनिकल ट्यूबरक्लोसिस इज लाइकली टू बी लोअर। तो जो सब क्लिनिकल टीबी चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं आफ्टर द ART। और दूसरा क्या होगा, जो ART ड्रग्स के साथ जो इस समय तक जो टीबी के सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, और ARV ड्रग्स के साथ जो हेपेटाइटिस और न्यूरोपैथी है वो भी जो है वो काफी कम हो जाती है। और द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग एल्गोरिदम इज लाइकली टू बी ग्रेटर। तो जो हम टीबी स्क्रीनिंग करते हैं 4 सिम्टम्स के लिए, तो वो जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट है जिसकी हमने ART शुरू की और वो 3 बार ART सेंटर में आया, और जब जब हमने उसको स्क्रीन किया, जब तीनों बार हमने उसको स्क्रीन किया 4S सिम्टम के लिए, तो वो तीनों बार उसकी जो 4S स्क्रीनिंग थी वो नेगेटिव आई। तो जो 4S स्क्रीनिंग की नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो जो है वो बढ़ जाएगी। तो मोर ओवर ए फेवरेबल ओवरऑल क्लिनिकल रिस्पॉन्स इन दिस पीरियड माइट हेल्प टू एक्सक्लूड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो इस पीरियड के दौरान जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है उसको एक्सक्लूड करने के जो हालात हैं वो बन जाते हैं। तो इन 3 महीनों के अंदर क्या होगा कि जो अगर पेशेंट को आयरस है, आयरस इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की जब हम ART शुरू कर देते हैं तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम करने लगता है। तो पेशेंट में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम जब उसका अच्छे से काम करने लगता है तो इन 3 महीनों के अंदर उसके अंदर जो छिपी हुई टीबी के लक्षण हैं जैसे कि कफ, फीवर या गांठें उसको निकलनी शुरू हो जाती हैं, और उसके एक्सरे में टीबी के जो पैचेस हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर पेशेंट को आयरस होता है तो हमने क्या करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है और एक्टिव टीबी के लिए उसको जो है रूल आउट करना है। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को आयरस से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या टीबी तो नहीं है, और अगर पेशेंट को जो हेपेटाइटिस है वो तो नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस में जो IPT है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्टिव हेपेटाइटिस में। तो जो प्रिफरल न्यूरोपैथी है वो तो नहीं है। तो इन 3 महीनों के अंदर अंदर हम इन सब चीजों का जो है वो पता लगा सकते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट की जो IPT है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। IPT initiation and follow-up. The staff nurse will screen all 4S negative patient for IPT eligibility and record the status in the green booklet. तो स्टाफ नर्स सभी 4S नेगेटिव पेशेंट को स्क्रीन करती है फॉर IPT एलिजिबिलिटी एंड पेशेंट की ग्रीन बुक में 4S स्टेटस को रिकॉर्ड करती है।
medical officer will finally ascertain the 4S negative status and determine eligibility for IPT. तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो फाइनली फिर दोबारा से पेशेंट का जो 4S स्टेटस है वो चेक करते हैं कि पेशेंट आईपीटी के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो आईपीटी एलिजिबिलिटी में हमारे जो मेडिकल ऑफिसर वो क्या देखते हैं कि आईपीटी शुरू करने से पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। तो अगर पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट बड़े हुए हैं तो उनके उसमें जो आईपीटी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। पेशेंट को अगर एक्टिव हेपेटाइटिस डिजीज है, उसका कोई लिवर क्लिनिक में इलाज चल रहा है, तो ये सब एलिजिबिलिटी में हमने देखना। अगर पेशेंट ने बीते समय में टीबी क्योंकि कोई मेडिसिन खाई थी तो उससे उसके जो लिवर फंक्शन उस समय के दौरान उसके जो लिवर के टेस्ट थे वो तो नहीं बढ़ गए थे, और उसकी जो एटीटी ड्रग्स थी, जो टीबी की दवाइयां थी, वो मॉडिफाइड तो नहीं करनी पड़ी थी। तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो लेनी होती है। और जो पेशेंट है वो एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक तो नहीं करता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो आईपीटी के लिए वो असेस करते हैं। Medical officer will initiate IPT if not contraindicated and document the same in the OI prophylaxis column section number 13 of white card। जो पेशेंट का जो व्हाइट कार्ड सभी आरटी सेंटर्स में एज ए रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड सभी आरटी सेंटर में रखा होता है, उसके सेक्शन नंबर 13 में OI prophylaxis जो कॉलम है उसके अंदर उसको एंटर किया जाता है। 4S screening is to be done for all patient on IPT to exclude active TB during every visit। तो जितने भी पेशेंट आईपीटी खा रहे हैं उनकी हर विजिट पे जो 4S सिम्टम्स के ऊपर 4S सिम्टम जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अडल्ट्स में खांसी, बुखार, वजन में कमी और नाइट स्वेट्स, और बच्चों में खांसी, बुखार, पुअर वेट गेन और एनी हिस्ट्री ऑफ टीबी कॉन्टेक्ट। तो जितने भी पेशेंट जो आईपीटी खा रहे हैं उन सभी की स्क्रीनिंग करनी है और जो एक्टिव टीबी है उसको रूल आउट करने के लिए। इन केस पेशेंट बिकम 4S पॉजिटिव ड्यूरिंग आईपीटी कोर्स, पेशेंट शुड बी रेफर्ड फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड इफ फाउंड पॉजिटिव आईपीटी शुड बी स्टॉप्ड एंड एटीटी शुड बी इनिशिएटेड। तो अगर आईपीटी खाते खाते पेशेंट जो है 4S पॉजिटिव पाया गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएंगी। उनको हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा उनको अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर किया जाएगा। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट टीबी पॉजिटिव पाया गया है तो उसकी जो आईपीटी है वो स्टॉप करके उसको जो एटीटी है वो शुरू की जाएगी। ART medical officer should record the IPT status of the patient at every follow-up visit in the white card। तो जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं जो आईपीटी का स्टेटस है वो हर बार पेशेंट के व्हाइट कार्ड में एंटर करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पेशेंट ट्रीटमेंट कार्ड। तो ये पेशेंट ट्रीटमेंट कार्ड है, इसमें हम देखते हैं कि जो सेक्शन नंबर 13 है उसमें जो आईपीटी स्टेटस है जो पेशेंट का वो फिल किया जाता है, और सेक्शन नंबर 9 है इसमें जो आईपीटी है जैसे कि आईपीटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड आफ्टर दैट ये एंड में जो है कंप्लीट का लिखा गया है, कंप्लीट के बारे में लिखा है। तो रिमार्क्स में 4S नेगेटिव लिखा गया है। और तो हम देखते हैं आईपीटी स्टेटस के बारे में। नॉट एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है उसने 3 महीने अभी जो प्री आरटी पे था और उसकी एआरटी शुरू की गई और 3 महीने उसके जो कंप्लीट जो अभी तक नहीं हुए हैं एआरटी खाते खाते, तो हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेटेड। अगर इनिशिएटेड ऑन आईपीटी ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट तो आईपीटी 1 लिख देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे। ऑन आईपीटी है तो ये सारा स्टेटस जो लिखा गया कि दूसरी बार लेके गया आईपीटी की मेडिसिन, तीसरी बार ली है, चौथी बार ली है। आईपीटी स्टॉप ड्यू टू मेडिकल और अदर रीजन। तो जैसे कि हमने अभी देखा है कि अगर पेशेंट आईपीटी खाते खाते उसको 4S पॉजिटिव हो गया तो जो आईपीटी है जो स्टॉप कर दी गई। तो ये सारे किसी भी कारण से आईपीटी स्टॉप की गई हो तो उसको जो सेक्शन नंबर 13 है उसमें लिखा जाएगा और कि आईपीटी क्यों स्टॉप की गई है। तो आईपीटी जब फुल कोर्स कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसको
हमने कंप्लीट में लिख देना है जो पेशेंट का वाइट कार्ड है, ताकि हमें पता रहे कि पेशेंट ने जो 6 महीने का आईपीटी का कोर्स है वो जो ले लिया है, क्योंकि आईपीटी जो है वो लाइफ में एक ही बार दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। IPT provision in specific situation. Patient previously treated for TB, secondary prophylaxis. All CLHIV, PLHIV who had successfully completed treatment for TB disease earlier should receive INH for 6 months. और जितने भी पेशेंट जिन्होंने बीते समय में जो ATT है वो खाई है, उनको जल्दी ही हमने 6 मंथ्स के लिए IPT जो है वो शुरू कर देनी है, ताकि वो उनको दोबारा जो TB है वो ना हो और TB से जो पेशेंट है वो बचा रहे। और all CLHIV, PLHIV who have just completed successfully treatment for TB disease as a disease should receive INH for an additional 6 months. तो जैसे ही पेशेंट का जो टीबी ट्रीटमेंट खत्म होता है 6 मंथ का, उसके साथ साथ हमने 6 मंथ्स के लिए उस पेशेंट को जो आईपीटी है वो दे देनी है। तो ये एज ए सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है एटीटी वो तो हमने पेशेंट को दे दिया, बट एज ए सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस आईपीटी हमने जो पेशेंट को देनी है, ताकि वो बार बार उसको टीबी ना हो। अगर उसको कोई पेशेंट किसी टीबी कॉन्टेक्ट में एक्सपोज होता है तो वो उससे जो है टीबी जैसे रोग से जो है लंबे समय तक बचा रहे। IPT with ART, combined use of IPT with ART is recommended for all CLHIV, PLHIV regardless of degree of immunosuppression. Previously treated for TB, pregnancy, ART should not be delayed while starting or completing a course of IPT. तो डिग्री ऑफ इम्यूनोसप्रेशन की बात करें कि पेशेंट का CD4 काउंट है वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा है, उसको आईपीटी हमने देनी ही देनी है। चाहे उसने प्रीवियसली ट्रीटेड फॉर टीबी, चाहे उसने बीते समय में एटीटी की जो ड्रग्स हैं वो खाई है, एटीटी का कोर्स पूरा किया है, हमने उनको आईपीटी जो है वो देनी है। अगर कोई प्रेग्नेंट HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी हमने आईपीटी खिलानी है। और ART शुड बी स्टार्टेड, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ART जो है वो 3 महीने ART कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो शुरू करनी है, ताकि हम आयरिस जैसे जो आयरिस वगैरह को हम देख सकें और पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस जैसी कोई दिक्कत तो नहीं है, न्यूरोपैथी जैसी कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए हमने ART 3 महीने पहले पेशेंट को खिलानी है, उसके बाद ही जो पेशेंट प्री आरटी पे हैं उनको 3 महीने ART खिलानी है, उसके बाद ही हमने आईपीटी जो है शुरू करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। IPT and pregnancy. Pregnant women living with HIV should not be excluded from symptom-based TB screening and receiving IPT. तो जितने भी HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी भी हर बार जो TB 4S सिम्टम्स के लिए स्क्रीनिंग करनी है, और जैसे ही वो एलिजिबल पाई जाती हैं उनको आईपीटी जो है शुरू करनी है। आइसोनाइजाइड इज सेफ इन प्रेगनेंसी, स्टार्ट आईपीटी इन ऑल HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेस्टेशन पीरियड। तो आइसोनाइजाइड जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है, और चाहे पेशेंट का कोई सा भी जेस्टेशन पीरियड, कोई सा भी महीना चल रहा हो प्रेगनेंसी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे जो आईपीटी है जो प्रेग्नेंट वुमेन को वो शुरू करनी है, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एलिजिबल है आईपीटी के लिए। एडवाइज वुमेन टू कंप्लीट आईपीटी इफ ए वुमेन बिकम प्रेग्नेंट व्हाइल टेकिंग आईपीटी। अगर आईपीटी खाते खाते कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हमने काउंसिल करना है कि जो आईपीटी का कोर्स है वो प्रेगनेंसी में सेफ है और वो इसको 6 महीने के लिए पूरा करे और कंप्लीट ही करके, ताकि उसका जो बच्चा है वो भी जो है टीबी जैसे रोगों से है, जो पेशेंट तो बचेगी साथ में उसका बच्चा भी है जो है वो सेफ रहेगा। अश्योर पेशेंट दैट आईपीटी इज सेफ व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो आईपीटी है वो सेफ है। आईपीटी इन चिल्ड्रन born to microbiologically confirmed TB mothers. If a baby born to microbiologically confirmed TB mother assess the newborn for active TB.
तो अगर कोई मदर जो है HIV पॉजिटिव, जिसने कि जो कि माइक्रोबायोलॉजिकली पॉजिटिव है, उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे को हमने क्या करना है, एक्टिव टीबी के लिए रूल आउट करना है। उसके लिए हमारे डॉक्टर्स ही देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है बच्चे की वो जो है करवाई जाएगी। नॉन स्पेसिफिक features suggestive of neonatal TB include fever, low birth weight, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, इरिटेबिलिटी, फीडिंग इंटॉलरेंस। तो जो न्यूनेटल बच्चे हैं उनमें जो टीबी के बड़े ही नॉन स्पेसिफिक से जो फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि बुखार, जन्म के समय में वजन में कमी, और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मतलब कि जो लिवर और जो तिल्ली का साइज है बच्चे का वो बड़ा होगा, बच्चे में चिड़चिड़ापन होगा और फीडिंग इंटॉलरेंस होगा, और उसके अंदर जो फीडिंग इंटॉलरेंस होगा। इफ द चाइल्ड हैज नन ऑफ द अबव गिव आईपीटी फॉर 6 मंथ। अगर बच्चे में ये सारे लक्षण नहीं पाए जाते तो उसको 6 मंथ के लिए आईपीटी जो है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Patient on IPT develop TB during IPT treatment. If a patient develops TB symptoms during IPT treatment, evaluate the patient for TB and conduct DST based on the DST result, the appropriate treatment should be provided. तो अगर कोई पेशेंट है जिसको कि आईपीटी ट्रीटमेंट के दौरान जो 4S सिम्टम्स हैं वो जो पॉजिटिव पाया गया है, 4S सिम्टम्स के लिए पॉजिटिव पाया गया है, तो उसकी हमने टीबी डायग्नोज करने के लिए जो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट है वो करवाना है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है वो सभी ART सेंटर्स में, जहाँ पूरे देश भर में ही ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कराया जाता है, जिसमें कि पेशेंट को कि टीबी के रोग के बारे में तो पता चलता ही चलता है, साथ में जो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी पता जो है लगाया जा सकता है। तो उन रिपोर्टों के बेस पे ही, बेस्ड ऑन द DST रिजल्ट, जो अप्रोप्रिएट जो एक सही इलाज है वो पेशेंट को दिया जा सकता है। इफ द पेशेंट इज सेंसिटिव टू ऑल द ड्रग्स, then provide the patient with standard anti-TB treatment 2HRZE plus 4HRE। तो अगर पेशेंट जो है जैसे कि INH और रिफैम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंस जो है रिपोर्टों में देखा जाता है, जीन एक्सपर्ट या CBNET जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अगर पेशेंट इन ड्रग्स के लिए सेंसिटिव है, सभी ड्रग्स जो टीबी की सभी ड्रग्स हैं उनके लिए सेंसिटिव है, तो उनको हम जो कैटेगरी 1 में जो 2 महीने के लिए जो इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग है उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम INH, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड और एथेम्बुटोल जो है, एथेम्बुटोल की जो दवाइयां हैं वो 2 महीने के लिए देंगे, और कॉन्टिन्यूशन फेज में हम क्या देंगे उनको, INH, रिफैम्पिसिन और एथेम्बुटोल। If patient is found to have drug resistant TB, refer the patient to drug resistant TB center। तो अगर उनकी जो DST जो हमने टेस्ट करवाया है उसके अंदर वो पेशेंट है उसको ड्रग रेजिस्टेंट TB निकल आती है, रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस निकल आता है, जहाँ INH रेजिस्टेंस निकल आता है, तो पेशेंट को हमने जो ड्रग रेजिस्टेंट TB सेंटर है वहां पे पेशेंट को रेफर कर देना है। ART सेंटर्स में ड्रग रेजिस्टेंट TB का जो इलाज है वो नहीं किया जाता। Patient develop TB after IPT treatment. Treat the TB episode as per RNTCP guidelines and rifampicin resistance pattern। तो पेशेंट को जो है हमने RNTCP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जैसे पेशेंट को पहली बार टीबी हुई है तो उसको कैटेगरी 1 देंगे, अगर उस पहले वो टीबी की दवाई खा चुका है तो हम कैटेगरी 2 देंगे, अगर उसको रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो उसको हम जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी सेंटर में जो है वो रेफर कर देंगे। तो if the patient is sensitive to all the drugs, then provide the patient with standard anti-TB treatment 2HRZE plus 4HRE। तो कैटेगरी 2 में मैं बता रही हूँ आपको कि कैटेगरी 1 में जो हमने जो इंटेंसिव फेस है वो 2 महीने के लिए देना है, बट कैटेगरी 2 में जो इंटेंसिव फेस है वो बढ़ जाता है, वो 3 महीने के लिए हो जाता है, और जो कॉन्टिन्यूशन फेस है वो 5 महीने का हो जाता है। If the patient is found to have drug resistant TB, refer the patient to the drug
DRTB center. Next slide. IPT provision in specific situation. If patient had taken IPT for less than 1 month in total and discontinued for any reason like toxicity or loss to follow up. तो अगर पेशेंट ने आईपीटी जो है 1 महीने से कम खाई है, जो कि टोटल जो उसको खानी थी, और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है किसी भी कारण से, चाहे उसको टॉक्सिसिटी हुई है, जहां उस वो एलएफयू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, उसकी एडेरेंस काउंसलिंग करनी है, कंडक्ट एडेरेंस काउंसलिंग एंड एड्रेस रीजन फॉर डिसकंटिन्यूशन। तो पेशेंट की एडेरेंस काउंसलिंग करनी है और उसको पूछना है कि उसने जो आईपीटी है वो क्यों छोड़ी, क्यों डिसकंटिन्यू की। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट का जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कंडक्ट इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग एंड इफ एसिम्प्टोमेटिक रीस्टार्ट आईएनएच ए फ्रेश। तो अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक पाया जाता है तो हमने दोबारा से उसकी जो है आईएनएच जो है वो रीस्टार्ट करनी है। इंश्योर दे हैव कंप्लीटेड ए 6 मंथ कोर्स। तो इंश्योर करना है कि वो जो अभी जो हमने दोबारा उसको आईपीटी शुरू की है वो उसको कंप्लीट करे 6 महीने के लिए। After taking IPT for more than 1 month, if the patient had discontinued IPT for less than 3 months, तो after taking IPT for more than 1 month, 1 महीने से ज्यादा, और if the patient had discontinued, पेशेंट ने छोड़ दी, और IPT for less than 3 months, और 3 महीने से कम, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, फिर से पेशेंट की एडेरेंस काउंसलिंग करनी है। अगर हमें लगता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है, फिर जैसे 4S स्क्रीनिंग के लिए हमें 4S स्क्रीनिंग करनी है, उसमें हमें लगता है कि पेशेंट 4S पॉजिटिव आ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे फॉर टीबी डायग्नोस। इफ एसिम्प्टोमेटिक, अगर एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट तो उसको दोबारा से फिर जो आईएनएच है वो रीस्टार्ट कर देंगे, और फिर से इंश्योर करेंगे कि जो पेशेंट है पहले जो 3 महीने उसने जो आईपीटी खाई है, प्लस अभी जो नए सिरे से हमने उसकी जो आईपीटी शुरू की है, तो वो टोटल मिला के जो 9 मंथ का पीरियड है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पेशेंट की आईपीटी जो है वो बंद हमने नहीं करनी है। After taking IPT for more than 1 month, if the patient discontinued for 3 months above or had discontinued more than once, तो अगर पेशेंट ने आईपीटी जो है वो मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा, और 3 महीने से ज्यादा उसने डिसकंटिन्यू कर दी, और 3 महीने से ज्यादा डिसकंटिन्यू कर दी है, और मोर देन एक से बार बार, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेशेंट जो है बार बार जो आईपीटी है वो छोड़ रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी खा रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एज पर द गाइडलाइंस हमने क्या करना है, पेशेंट को डू नॉट री इनिशिएट आईपीटी, हमने आईपीटी जो है वो नहीं स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो आखिर में कुछ की पॉइंट इस तरह से है, आइसोनाइजाइड most effective bactericidal anti-TB drug prevents latent TB infection from developing to active TB and also prevent post-exposure reinfection। तो आइसोनाइजाइड एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस को एक्टिव टीबी में तब्दील होने से बचाव करती है, और पेशेंट को बार बार टीबी होने से इसका जो बचाव है किया जाता है। आईपीटी हैज टू बी ऑफर्ड आफ्टर रूलिंग आउट एक्टिव टीबी। आईपीटी जो है वो एक्टिव टीबी रूल आउट करने के बाद ही शुरू करनी है, 4S स्क्रीनिंग करने के बाद, और इन्वेस्टिगेशन जो हमने करवाई है उनका फॉलोअप करने के बाद ही, अगर हमें लगता है कि ये जरूरी है। प्राइमरी आईपीटी रेजिमन फॉर 6 मंथ एंड वंस इन लाइफ टाइम। तो जो आईपीटी है वो 6 मंथ का कोर्स है जो कि लाइफ टाइम में एक ही बार लेना है। एफिकेसी ऑफ आईपीटी इज एनहांस्ड व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विद एआरटी। तो जब आईपीटी को एआरटी ड्रग्स के साथ देते हैं तो आईपीटी की जो एफिकेसी है, जो महत्ता है, जो
असर है जो लंबे समय तक बना रहता है और पेशेंट जो है लंबे समय तक जो टीबी जैसे रोग से बचा रहता है। Those completed standard anti-TB treatment to HRZE plus 4 HRE should receive additional 6 month of isoniazid as a secondary prophylaxis। और जिन लोगों ने एंटी टीबी ट्रीटमेंट जो कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उनको जो एडिशनल जो है 6 मंथ के लिए हमने जो आईपीटी है वो देनी है एज ए सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस, ता जो पेशेंट है वो जो उसको बार बार जो टीबी है वो ना हो, और अगर वो किसी टीबी पॉजिटिव स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट के साथ के कांटेक्ट में वो आया है, घर में रहता है, तो उससे वो बचा रहे। तो ये सब कुछ जो हमने सेशन में डिस्कस किया है, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में उसको टाइप कर सकता है। Participant can also unmute and ask any queries if they have. Dear all, if you have any query, please type in the chat box. Thank you.